नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 5 नवंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे बिग टेक यानी बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के फेलियर से संबंधित। फिर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से संबंधित। एक आर्टिकल यहाँ पे वर्क कल्चर से संबंधित है। देखो, वर्क कल्चर से संबंधित ना 2 आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये इशू ना काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और एथिक्स में सीधा सीधा एक टॉपिक भी है वर्क कल्चर, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के वर्क कल्चर को आपस में कंपेयर करते हैं एथिक्स में। आज का जो आर्टिकल है ना, इसमें भी राइटर ना पब्लिक सेक्टर के वर्क कल्चर की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि बायस्ड है राइटर पब्लिक सेक्टर के वर्क कल्चर के प्रति। प्राइवेट सेक्टर के वर्क कल्चर और पब्लिक सेक्टर का वर्क कल्चर दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट राइटर थोड़ा बायस्ड है पब्लिक सेक्टर के वर्क कल्चर के प्रति। लेकिन आज ये आर्टिकल हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं वर्क कल्चर से संबंधित। फिर तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29वीं मीटिंग हो रही है अजरबैजान के शहर बाकू में। तो टोटल 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। और कोड देख लीजिए डिस्कशन से पहले। कोड देखो, ये है आज ना हर तरफ ना हमारे ऊपर ना एक्सपेक्टेशंस का बोझ है। परिवार हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि इसकी तरह बनो। शुरुआत से ही हम वो फेमस कहावत सुनते हैं ना, शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, तुम शर्मा जी के बेटे की तरह बनो। ये फेमस हम सुनते रहते हैं। हमारा टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त हमसे ना बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी तरह बनो, ऐसे बनो। यूपीएससी की तैयारी में हम देखते रहते हैं कि टॉपर ने जो किया वही करो। बट देखो, हम ना इन सब से इन्फ्लुएंस हुए बिना अपनी जो यूनिकनेस है वो अगर संभाल के रखते हैं, अपनी जो आइडेंटिटी है वो अगर संभाल के रखते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते नहीं हैं, ज़्यादा किसी की कॉपी करते नहीं हैं, तो वो देखो अपने आप में ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि ना आज के समय में ना हर कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। हर तरफ लोग सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी इमेजेस डालते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि इनकी तरह बनो। बट देखो, लाइफ में ना हमें हमेशा अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि देखो, सबके रास्ते अलग हैं, सबका नेचर अलग है। किसी को कॉपी करके जिंदगी में उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हासिल की जा सकती। महान लोग जो थे उन्होंने अपना रास्ता देखो खुद बनाया है। तो ये कोट था। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देश में वर्क कल्चर से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 4 के वर्क कल्चर टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। पुणे की एक एम्प्लॉय एना सेबेस्टियन, इनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई थी। बाद में इनकी मदर ने बोला कि ENY कंपनी, जिस कंपनी में ये काम कर रही थी, वहाँ पे वर्क कल्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। एना सेबेस्टियन की जो माता जी हैं वो एक वीडियो में बोलती हैं, वैसे देखो हमें आज़ादी मिल गई थी 1947 में, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो अभी भी स्लेव्स की तरह काम कर रहे हैं। इस इंसिडेंट ने देखो हमारे देश में वर्क कल्चर के इशू को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है। लेबर मिनिस्ट्री ने बोला कि इस इंसिडेंट की जांच की जो रिपोर्ट है ना 10 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगी। अभी तक तो आई नहीं है, इतने दिन हो गए। और बाकी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीडर्स हैं ना वो भी चुप है इस इंसिडेंट को लेके, इस इशू को लेके, वर्क कल्चर वाले को। राइटर बोलते हैं देखो उनको तो चुप होना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी खुद की कंपनीज में वर्क कल्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। तो ये वही बात होगी, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। वो एक मूवी है, उसका डायलॉग याद हो गया, जिसके घर शीशे के होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। खैर आगे चलते हैं। देखो, बात सिर्फ लॉन्ग आवर्स तक काम करने की नहीं है, बात ये भी है कि एम्प्लॉइज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दें, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एम्प्लॉइज़ को रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए, उनको अप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए, उनको अच्छे ढंग से फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए, ये सब तो होना चाहिए ना। लेकिन सभी पैरामीटर्स पे हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो खरा नहीं उतरती हैं। मतलब वर्क कल्चर टॉक्सिक है, एम्प्लॉइज़ की वेलबींग का ख्याल नहीं रखा जाता। राइटर के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जहां देखो 4 लोगों की जरूरत होती है ना, तो 2 लोग हायर किए जाते हैं और उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है और थोड़ा बहुत उनको इंसेंटिव दे दिया जाता है।
लेकिन आखिरकार वो एक एम्प्लॉय की सैलरी तो बचा ही लेते हैं, समझे? मतलब 4 लोगों को सैलरी देनी पड़ती, बजाय इसके उन्होंने 2 लोगों को हायर किया, लेकिन एक एम्प्लॉय की जो सैलरी थी वो इंसेंटिव के तौर पे दे दी 2 एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो खुश हो जाएं और ज़्यादा काम करें। लेकिन फाइनली उन्होंने एक एम्प्लॉय की सैलरी तो बचा ली ना, और ज़्यादा आवर्स काम करने के लिए ना एक्स्ट्रा बर्डन होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। इसके लिए ना बढ़िया बढ़िया फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच, वेरिएबल पे, परफॉर्मेंस कल्चर। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, उसका प्रमोशन जल्दी होगा, उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ये सब प्राइवेट कंपनीज में ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। कंपटीशन होता है आपस में, सुपर परफॉर्मर या फिर अंडर परफॉर्मर। और देखो आयरनी ये है, प्राइवेट कंपनीज स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करवाती हैं, लेकिन वो कभी रूट काज पहचानती नहीं है, या फिर पहचानना चाहती नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस हो क्यों रहा है। एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस ना हो इसे तो आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन एक तरफ आप खुद स्ट्रेस दे रहे हो और उसके बाद फिर आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हो ताकि अच्छा अच्छा आप दिख सको। फिर राइटर बोलते हैं देखो ये जो कल्चर है ना लॉन्ग आवर्स का, ये यूएस का है, जबकि फ्रांस में 35 आवर्स वर्क वीक है। बाकी यूरोप में भी ना 40 घंटों का वर्क वीक है, मतलब एक हफ्ते में 40 घंटे काम करना। और ऐसा नहीं है कि जो यूरोपियन फर्म्स हैं वो कम कॉम्पिटिटिव हैं, नहीं, बहुत सारी जो यूरोपियन फर्म्स हैं वो यूएस की फर्म से भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हैं। तो हम ना सीधा सीधा अमेरिकन कल्चर इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ना पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है, 85,000 है। इंडिया में पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,700 है पर कैपिटा। वहाँ पे ना एक लेवल ऑफ कंफर्ट है, इतनी ज़्यादा पर कैपिटा है वहाँ पे, तो उनको ना दिक्कत नहीं होती हाउसिंग की, आना जाना, हेल्थ, डाइट, लीजर, आराम, मतलब ये सारी चीज़ें यूएस के एक सिटीजन को खोजने में दिक्कत नहीं आती, आसानी से मिल जाती हैं। बट इंडिया में अलग तरह का स्ट्रगल है। अब मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, यहाँ पे कोई पर्सन जॉब करता है ना, आने जाने में इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि जहाँ पे ऑफिस होता है ना वहाँ पे आसानी से फ्लैट वगैरह मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, दूर लेना पड़ता है, और आने जाने में 1 से 2 घंटे के बीच में लग जाते हैं। तो मतलब 10-11 घंटे काम करो और उसके बाद 4 घंटे आने जाने में, तो बचता क्या है? स्ट्रेस तो अपने आप आएगा ही। तो यूएस की सिचुएशन अलग है। ऊपर से देखो इंडिया में रिसोर्सेज का बहुत क्रंच है, बच्चे का एडमिशन करवाना है स्कूल में, दिल्ली में बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना आसान नहीं है, बहुत डोनेशन फीस लगती है, सीट्स कम है और एडमिशन लेने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। इसके अलावा यूएस में तो वो कल्चर नहीं है एल्डर्स की केयर करना। हमारे देश में तो हम एल्डर्स की केयर करते हैं बुढ़ापे में, लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ की सिचुएशन अलग है, हमारे देश की सिचुएशन अलग है। फिर ना एक किस्सा बताते हैं राइटर। जब ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो उनके डिप्टी थे डोमिनिक राब। तो इनके ऊपर आरोप लगा, इन्हीं के ऑफिस के ऑफिशियल्स ने आरोप लगाया कि ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे ना, ये एब्यूसिव थे, मतलब गाली गलौज करते थे जब ये ऑफिस में थे। बाद में जांच हुई और जांच में ये पाया गया एब्यूसिव तो नहीं थे, लेकिन एग्रेसिव और इंटिमिडेटिंग थे। एग्रेसिव और इंटिमिडेटिंग मतलब डरावना बिहेवियर था इनका अपने ऑफिशियल्स के प्रति। और जानते हो जब ये इंसिडेंट सामने आया तो यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ना रिजाइन करना पड़ा। आप सोच के देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड इंडिया में अप्लाई हो सकते हैं? और यूके में तो ये स्टैंडर्ड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई हुए। हमारे देश में तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये इशू आम है, एग्रेसिव होना, एब्यूजिव होना, इंटिमिडेटिंग होना, ये तो आम है। ऑब्जेक्शनेबल, इस प्रकार का ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर तो बहुत कॉमन देखा जा सकता है। यूएस जैसे देशों में ना एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को ना सू कर सकता है, कोर्ट में केस डाल सकता है कि आपने हमारे साथ में गलत बिहेवियर किया, एब्यूसिव बिहेवियर किया, और बड़े बड़े पैसे भी मिलते हैं। कोर्ट अक्सर देखो ऐसे एम्प्लॉइज के पक्ष में फैसला देता है। लेकिन हमारे देश में कोई केस करेगा कि हाँ भाई मेरे बॉस ने मुझे डांटा, कोर्ट भी भगा देगी, अरे जाओ यार तुम। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर में ना टॉप मैनेजमेंट अक्सर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करती है, वीडिंग आउट डेडवुड, मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको निकाल दो, मतलब जो
खराब लकड़ी है, मरी हुई लकड़ी है, उसको दूर कर दो, भगा दो, फेंक दो। देखो, ह्यूमन बींग्स लकड़ी नहीं है, ह्यूमन बींग्स की इमोशन होते हैं, लाइफ होती है, किसी के जीवन में कुछ कुछ चल रहा होता है। आप ऐसे समय पे एम्प्लॉय को निकालोगे जब उसके जीवन में खराब समय चल रहा है, तो कितना गलत है। फिर राइटर कंपेयर करते हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनीज के साथ में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राइटर थोड़े बाइस्ड हैं, नफरत सी करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर फर्म से, और पब्लिक सेक्टर की वो तारीफ करते हैं। हालांकि देखो, बैलेंस होना जरूरी है। पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी की कमी है, सबको पता है, जॉब सिक्योरिटी है, इस वजह से एफिशिएंट ढंग से कई बार पब्लिक सेक्टर काम नहीं करता। जैसे एयर इंडिया है, BSNL है, इतना एडवांटेज था, फिर भी ये कंपनीज लॉस में चल रही थी। मतलब एयर इंडिया को बेचना पड़ा, इतना लॉस में चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि इंसेंटिव नहीं था इतना ज़्यादा। सरकारी कर्मचारी चला रहे थे एयर इंडिया को, उनके पास में उतना मोटिवेशन नहीं था। अब जैसे देखो, इंडिगो वाले हैं, इंडिगो के पास में जितना मोटिवेशन है वहाँ पे चलाने के लिए एयरलाइन को, उतना नहीं था एयर इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स के पास में। खैर, वो एक अलग इशू है। फिलहाल राइटर पब्लिक सेक्टर फर्म्स की तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं इतने रिवॉर्ड नहीं मिलते, लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, और टॉप मैनेजमेंट के हथकंडों को रोकने के लिए यूनियन सिस्टम होता है पब्लिक सेक्टर में, वर्कर्स की यूनियन बनी होती है। सैलरी में उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं है जितनी प्राइवेट सेक्टर में है। मिडिल लेवल पे और सीनियर लेवल पे भी जो ऑफिसर्स हैं वो घंटों काम करते हैं जरूरत पड़ने पर। लेकिन टॉक्सिक वर्क कल्चर की कंप्लेंट्स नहीं आती पब्लिक सेक्टर में। तो क्या करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को? देखो, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को ये करना होगा, जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, उसको अपनी कोर वैल्यू बनाए। और जो कंपनी का बोर्ड होता है ना, बोर्ड की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वर्क कल्चर को मॉनिटर करना, लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनसे बात करना कि हाँ, आप कैसी सिचुएशन में बात कर रहे हो। तो ये सब होना चाहिए। होता क्या है, बोर्ड में जो बैठे लोग होते हैं ना, वो मिलते ही नहीं है एम्प्लॉइज से, उनको पता ही नहीं लगता कि कैसा वर्क कल्चर कंपनी में चल रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ना ध्यान देना चाहिए कंपनी के वर्क कल्चर पे, और अगर कुछ कमी है तो उसे ठीक करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। इवन सरकार को भी देखो, वर्क कल्चर को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेशन लाना चाहिए। लास्ट में राइटर एक बात बोलते हैं, निर्भया का केस सामने आया था ना 2012 में, उसके बाद बहुत जागरूकता आई थी वुमेन इश्यूज़ को लेके, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये एना सेबेस्टियन वाला इशू जो है ना, इसके बाद हमारे देश में वर्क प्लेस कल्चर से संबंधित रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि ये इंसिडेंट एक प्रकार से आई ओपनर है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के फेलियर से संबंधित है। बड़े जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जैसे ट्विटर इत्यादि, ये देखो महिलाओं के लिए ना अनसेफ प्लेसेस बनते जा रहे हैं। आप ना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देख, जो कमला हैरिस है ना, इनको जैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी ने USA में अपना प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनी बनाया ना, तो देखो इनके खिलाफ ना एक बाढ़ सी आ गई ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे डीप फेक्स एंड डीप डिसइंफॉर्मेशन की। डीप फेक्स, ये जो मशीन लर्निंग की सहायता से इमेजेस को डॉक्टर किया जाता है, इमेजेस बिल्कुल रियल दिखती हैं, लेकिन असल में वो रियल होती नहीं, वो मैनिपुलेटेड होती हैं। तो कमला हैरिस के अगेंस्ट ना मीम्स की, AI वीडियोस की, डिसइंफॉर्मेशन की बाढ़ आ गई एकदम से। कुछ लोगों ने उनकी पर्सनैलिटी से संबंधित क्वेश्चन उठाए, जैसे वो हस्ती कैसे हैं। कुछ लोगों ने उनके बर्थ से रिलेटेड फेक इन्फॉर्मेशन शेयर की। इवन एज ए अमेरिकन उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चंस उठाए गए। कमला हैरिस की एक डॉक्टर्ड ऑडियो शेयर हुई, जिसमें वो जो बाइडन को, अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको सेनाइल बोल रहे हैं। सेनाइल मतलब बुढ़ापे का जो डिजीज होता है। इसके अलावा वो बोल रही हैं कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर डाइवर्सिटी के कारण पहुंची, अदरवाइज मैं कैपेबल नहीं हूँ। वो खुद कह रही हैं, मतलब ऐसी उनकी एक ऑडियो वायरल हो गई। वो बोल रही हैं कि मुझे नहीं पता देश कैसे चलाना है। कुल मिलाकर देखो, राइटर का पॉइंट एक ही है, वो एक्सपेंड करके बोलते जा रहे हैं कि कमला हैरिस के बारे में ना बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी जोक्स, सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस, जैसे ट्रंप के साथ डांस करती हुई AI वाली वीडियो, ऐसा बहुत सारा मटेरियल शेयर हुआ।
अब होता क्या है, अब देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ना वैसे तो मेल रिलेटेड ये फर्जी जो मटेरियल है एआई वाला वो भी शेयर होता है, डॉक्टर्ड मटेरियल, लेकिन आमतौर पे ना जो मेल पॉलिटिशियन होते हैं ना उनके एक्शन से रिलेटेड एआई वाला मटेरियल शेयर होता है। लेकिन महिलाओं के तो मैनर्स, उनकी बॉडी शेमिंग होती है और उनके करेक्टर के बारे में तरह तरह के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और अकेली कमला हैरिस नहीं है जिन्होंने ये सब फेस किया, और भी दूसरी पॉलिटिशियंस जैसे निकी हेले हैं, यूएस के पॉलिटिशियन, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हैं, इनके भी बहुत सारी डीप फेक्स एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं। और देखो ये जो बड़े टेक्नोलॉजी वाले प्लेटफॉर्म्स हैं ना जैसे ट्विटर, फेसबुक, ये इस प्रकार के मटेरियल को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। बल्कि ट्विटर के जो मालिक हैं अभी इलोन मस्क, वो तो खुद एआई वाली वीडियोस शेयर करते हैं एज ए फन के तौर पे, मतलब डॉक्टर्ड वीडियोस। अब देखो बेशक बोलने को वो बोल सकते हैं कि मैं फ़न के लिए ऐसा करता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट उन्हें समझना चाहिए कि देखो ऐसी वीडियोस ना बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं और बहुत सारे लोग पता भी नहीं लगा पाते आज के युग में कि हाँ ये ओरिजिनल है या फेक है। कितना भी गंदा मटेरियल शेयर हो इन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन उनको ना सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिली हुई है। मतलब इन प्लेटफॉर्म्स पे जो फेक कंटेंट शेयर होता है या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल शेयर होता है उसके लिए इनकी लायबिलिटी नहीं बनती। इस वजह से ये ज़्यादा सीरियस लेते भी नहीं है इस प्रकार के मटेरियल को। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो होता क्या है, हमारी सोसाइटी आपको पता है पैट्रियार्कल है, बाइस्ड है इन फेवर ऑफ मेल। अब ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, अब एआई का यूज़ ज़्यादा होता जा रहा है, आपको पता है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं। अब ये क्या लेते हैं, डेटा सेट उठाते हैं, उन डेटा सेट में भी पैट्रियार्की देखने को मिलती है। तो वही डेटा सेट ये उठाते हैं, उसी डेटा सेट के आधार पे ये रिस्पॉन्स देते हैं। तो इनके जो रिस्पॉन्स होते हैं ना उसमें भी पैट्रियार्की झलकती है, वो भी बाइस्ड हो जाते हैं इन फेवर ऑफ मेल एंड अगेंस्ट फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, दिक्कत जानते हो क्या है, दिक्कत ये है जो लोग एआई बना रहे हैं ना उनमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इस वजह से एआई में ना वुमेन पर्सपेक्टिव की बहुत भारी कमी है। अब जब इस प्रकार का बेकार वाला मटेरियल शेयर होता है ना महिलाओं के बारे में इंटरनेट पे, तो होता क्या है, बहुत सारी महिलाएं डिजिटल स्पेस में आना फिर पसंद नहीं करती, अपना अकाउंट डिलीट कर देती हैं। और कई बार कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो हेड ऑन लेती हैं इस प्रकार के कंटेंट को, जैसे जो मिलोनी हैं, इन्होंने तो केस फाइल कर दिया 1 लाख यूरो का इनके खिलाफ जो डॉक्टर्ड वीडियो शेयर हुई। राइटर कहते हैं देखो ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है ना इनके पास रिसोर्स बहुत है इस प्रकार के कंटेंट को रोकने के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म पर। दिक्कत ये है ये पैसा इन्वेस्ट करते नहीं हैं, उस रिसोर्स का कंटेंट मॉडरेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस चीज़ को ये उतना सीरियस लेते नहीं है जितना उन्हें लेना चाहिए। बिग टेक्स को समझना चाहिए कि देखो कंटेंट मॉडरेशन ये आज के समय में उनके ऊपर एक लायबिलिटी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है। इवन देखो कोई पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दी जाती है ना तो उसको रिमूव करने में भी बहुत समय लगा देते हैं ये लोग। मतलब साफ साफ पता है ये वीडियो नहीं होनी चाहिए, उसको भी रिमूव करने में लंबा समय लगा देते हैं। तो इन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को ना जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि महिलाओं से संबंधित अगर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस या डॉक्टर्ड वीडियोस शेयर होती हैं तो उनको जल्द से जल्द एक टैट के तहत, टैट मतलब 10 घंटे 5 घंटे, मतलब इतने समय के अंदर अंदर उनको रिमूव किया जाएगा। इसके बाद सजेशन देते हैं, देखो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ना ज़्यादा महिलाओं की आवश्यकता है। टेक कंपनीज में ना डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा महिलाओं की आवश्यकता है। अगर हमें ऑनलाइन स्पेसेस महिलाओं के लिए सेफ बनाने हैं ना तो हमें सेफ्टी रिसर्चर्स की आवश्यकता है, हमें ऐसी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने की आवश्यकता है जिससे पता लगाया जा सके एआई का जो रिस्पॉन्स है वो बायस्ड है या फिर नहीं है। अगर बायस्ड है तो उसे ठीक करने का प्रयास किया जाए, ठीक किया जाए। इससे देखो जो एआई है वो ज़्यादा फेयर होगा, ज़्यादा एथिकल होगा। तो अब देखो समय आ गया है बड़े बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और महिलाओं के लिए ऑनलाइन स्पेस को ज़्यादा सेफ बनाना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 11-12 नवंबर से ना अजरबैजान के शहर बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की ना 29वीं मीटिंग होने जा रही है। कौन से कन्वेंशन के तहत? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 29वीं मीटिंग अजरबैजान के शहर बाकू में होने जा रही है। इसे देखो फाइनेंस कोप भी बोला जा रहा है। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि देखो 2009 के कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग के दौरान ना डेवलप कंट्रीज़ ने ये वादा किया था, हम ना 2020 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन हर साल देंगे। बाद में देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट आया 2015 में, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में भी यही बात दोहराई गई। डेवलप कंट्रीज़ ने कमिट किया कि हम 2025 बढ़ा दिया टाइम, 2025 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन हर साल देंगे। बट आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, ये जो $100 बिलियन का वादा किया गया था ना डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने के लिए, ये वादा डेवलप कंट्रीज़ ने ना अच्छे से पूरा नहीं किया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा चाहिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकली डेवलप कंट्रीज़ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेवलप होने की बारी अभी आई है। समझ गए? डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप होना है, लेकिन उसी रास्ते से डेवलप होंगे जैसे ऑलरेडी अमीर देश डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके, क्रूड ऑयल का यूज़ करके अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ अमीर होंगे तो देखो बल्कि क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा होगा, एमिशन और ज़्यादा होगा। तो होना ये चाहिए इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ अमीर तो बने, लेकिन क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके। बट क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ये अभी उतनी सस्ती नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के लिए भी पैसे चाहिए, उसकी एक कीमत है, कॉस्ट है, और यही कॉस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया जैसे चाहते हैं। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज यही चाहती हैं कि ये जो कॉस्ट है ना क्लीन एनर्जी वाली, इसमें डेवलप कंट्रीज हमारी मदद करें। जो वो कमिट तो कर रहे हैं कि हाँ हम $100 बिलियन देंगे 2025 तक, ऐसा उन्होंने वादा किया था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, बट वो मदद कर नहीं रहे हैं एक्चुअली। हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि एक तो पुराने प्रोजेक्ट को इसी में क्लासिफाई करके डाल दिया जाता है, सिर्फ वादा किया जाता है डेवलप कंट्रीज के द्वारा, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया जाता ग्राउंड पे। मतलब एक्चुअल में फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत कम है डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज को। तो अब जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29वीं मीटिंग होगी ना बाकू में, इसमें यह डिसाइड होगा कि अब 2025 तो बीत गया, डेवलप कंट्रीज ने यह वादा किया था 2025 तक हम $100 बिलियन हर साल देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, यह बीत गया। अब इसके बाद 2025 के बाद अब डेवलप कंट्रीज कैसे मदद करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, किस प्रकार से मदद की जाएगी, यह सब अब डिसाइड किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29वीं मीटिंग में, और उसे ही कहा गया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। मतलब 2025 के बाद का क्या सीन है, कैसे अमीर देश डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करेंगे। राइटर बोलते हैं देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में ना एक चीज़ डिसाइड की गई थी कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को ना 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोका जाएगा। और साइंटिफिक असेसमेंट अभी ये बोलती है कि जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो देखो 2025 तक पीक पे जाएगा, और उसके बाद फिर 2030 आते आते एमिशन को ना 43% तक हमें कम करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। क्या हम इतना कर सकते हैं? क्या हम 43% एमिशन कम कर सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े? आंसर है नो। क्योंकि देखो अभी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में विभिन्न देशों ने जो वादे किए हैं ना, जो कमिटमेंट किए कि हम इतना एमिशन कम करेंगे, अगर उन सबको जोड़ देना हम, तो फिर हम एमिशन कम कर पाएंगे 2030 आते आते सिर्फ 2.6%। करना है 43% और एमिशन कम कर पाएंगे सिर्फ 2.6%। तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर तो देखो बढ़ेगा ही,
1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, इसे हम नहीं रोक सकते। राइटर ये बोलते हैं, देखो डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा से फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि भाई तुम हमसे एक्सपेक्ट करते हो हम आपकी तरह एमिशन कम करें, बट एमिशन कम करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट आप देने के लिए तैयार नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल हो क्लाइमेट चेंज के लिए, हम तो अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी डेवलप कर रहे हैं, हमने तो इतिहास में एमिशन किए नहीं इतने, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आप मदद नहीं करना चाहते हो। डेवलप कंट्रीज नाम लेते हैं चाइना और इंडिया का, ये बोलते हैं कि चाइना और इंडिया ये भी तो बड़ी इकोनॉमीज हैं, ये भी तो मेजर पोल्यूटर हैं, तो इनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इंडिया कहता है भाई हम तो लेने वालों की कतार में हैं, देने वालों की कतार में नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। बेशक हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से ओवरऑल एमिशन थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बट पर कैपिटा एमिशन हमारे देश में बहुत कम है। फिर देखो एक कार्बन मार्केट का इशू है, हमेशा से बोला गया था कि कार्बन मार्केट एक सॉल्यूशन है एमिशन को कम करने के लिए, कि कार्बन क्रेडिट्स को बेचा और खरीदा जाए, जो ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं वो कार्बन क्रेडिट परचेज करें, जो कम एमिशन कर रहे हैं वो कार्बन क्रेडिट बेच दें। लेकिन देखो इसका भी ना इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो नहीं इसका, अभी तक बात ही करते आए हैं हम पिछले कुछ सालों से कार्बन मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बन मार्केट में बहुत ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स बिक और खरीद रहे हैं और इससे ओवरऑल एमिशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस लिहाज से देखें तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। विभिन्न देशों को देखो आपसी डिफरेंसेस को छोड़ के कॉमन प्लेनेट के लिए, कॉमन अर्थ के लिए अब ज़्यादा कॉन्क्रीट और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने होंगे। बातें बहुत हो गया, आपसी डिफरेंस को छोड़ के अब थोड़ा सहमति बनानी होगी। अगर देखो यही चलता रहा तो ये तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी कि विभिन्न देश आपस में राय नहीं बना सके और अर्थ तहस नहस हो गई। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फ्री एंड फेयर इलेक्शन से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो मैंने ड्रा करके यहाँ पे स्लाइड में कवर कर लिए हैं। देखो राइटर ये बोलते हैं अभी ना कई बार इलेक्शन कमिश्नर्स के बायस होने के आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट वैसे देखो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट तो आपको पता है काम करते हैं एग्जीक्यूटिव की यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। तो मतलब इफेक्टिवली सरकार डिसाइड करती है कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और एक बार देखो सरकार ने किसी को बनवा दिया प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्शन कमिश्नर, तो वो देखो इस एहसान को उतारने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है। तो पूरी जो प्रोसेस है ना कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा ये सरकार के हाथ में है, इसकी वजह से देखो इलेक्शन कमिश्नर के बायस्ड होने के आरोप लगते हैं। अगर हम बात करें जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट्स चल रही थी ना, तो सिब्बल लाल सक्सेना थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने ये बोला था कि इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ये चाहिए कि ना दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी से उस पर्सन का नाम पास होना चाहिए जिसे इलेक्शन कमिश्नर बनना है। हालांकि बाद में देखो ये हुआ नहीं था, लेकिन ये प्रपोज किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में। इससे हमें पता लगता है कि कितना ज़्यादा सीरियस इशू था ये इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट। कि सिब्बल लाल सक्सेना ने ये बोला था कि 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में नाम पास होना चाहिए कि किसे इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, ताकि वो पर्सन अगर 2/3 मेजोरिटी से पास होगा तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निष्पक्ष होकर काम कर सकेगा वो पर्सन। बाद में देखो हमारा संविधान जब बना तो आर्टिकल 324 सेक्शन 2 इसमें यह बोला गया कि देखो जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को। और आपको पता ही है प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से काम करते हैं। तो काइंड ऑफ देखो हमारे संविधान निर्माताओं ने ना छोड़ दिया कि कानून इस पे बाद में पार्लियामेंट बना लेगी, लेकिन दिक्कत यह है कि कानून कभी बना ही नहीं इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेके। दुखी होकर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में ये बोला कि भाई अभी तो सरकार डिसाइड कर रही है कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। कल को इलेक्शन करवाने हैं उसी इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन में रूलिंग पार्टी वो भी हिस्सा लेगी, तो वो तो रूलिंग पार्टी की फेवर करेगा ना।
जिसने उसको अपॉइंट किया है। तो मार्च 2023 में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जब तक आप कानून नहीं बना लेते, जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना लेती, एक कमेटी जिसमें 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और तीसरे नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 3 लोगों की जो कमेटी है ना, वो डिसाइड करेगी कि किसे इलेक्शन कमिश्नर बनाना है और किसे नहीं बनाना है। तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा था, लेकिन ना 2023 में एक कानून लाके सरकार ने इस डिसीजन को पलटवा दिया। सरकार ने बोला कमेटी की बात तो ठीक है, बट कमेटी में ना जो 3 लोग होंगे ना, उनमें तीसरा पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, तीसरा पर्सन होगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखो 3 लोगों की कमेटी, जिसमें से 2 लोग तो एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, एक पीएम, तो मतलब हमेशा वही बात हो गई ना, जो सरकार चाहेगा वही तो होगा, क्योंकि 2 वोट तो हमेशा एक साइड होंगे। तो फर्क ही क्या, फिर तो कमेटी का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इफेक्टिवली सरकार ही डिसाइड कर रही है, क्योंकि कमेटी में 2 लोग तो सरकार के ही हैं, समझ गए। तो फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इनडायरेक्टली स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो अभी ना कुछ प्रपोजल्स दिए जाते हैं आर्टिकल में कि एक ना एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर नई जो कमेटी है ना, वो इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्वालिफिकेशन सेट करे, कैंडिडेट्स को स्क्रीन करे, और पार्लियामेंट्री कमेटी वो देखो नॉमिनेशंस इनवाइट करे, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करे, पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए वीडियो कैमरेज की निगरानी में जो जनता को अवेलेबल हो, और इन सब चीज़ों को करने के बाद कमेटी जो नाम डिसाइड करे कि हाँ इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, वो रखा जाए पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के सामने, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस 2/3 मेजोरिटी से उस नाम को अप्रूव करें। प्रोसेस देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। और पार्लियामेंट से एक बार पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए, प्रेसिडेंट उस पर्सन को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करें, ये प्रोसेस होना चाहिए। और जो कार्यकाल होना चाहिए ना इलेक्शन कमिश्नर का, 6 साल या फिर 75 ईयर्स की एज पूरी हो जाए, दोनों में से जो जल्दी हो जाए उतना कार्यकाल होगा इलेक्शन कमिश्नर का। और जिनकी एज 69 से ज़्यादा है ना, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे। तो ये तरीका, ये अपॉइंटमेंट सिस्टम प्रपोज करते हैं राइटर। अगर देखो इलेक्शन कमिश्नर इससे जो चुन के आएगा ना, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा, वो बहुत निष्पक्ष होकर काम करेगा और फ्री एंड फेयर ढंग से वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 3-4 मिनट में जो जो हमने आज डिस्कस किया। हमने वर्क प्लेस कल्चर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। एना सेबेस्टियन का केस हुआ, उसके बाद बोला गया लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी, अभी तक नहीं आया। कोर इश्यूज़ क्या है कॉर्पोरेट इंडिया में, बात सिर्फ लंबे आवर्स या फिर डेडलाइंस की नहीं है। अगर देखो एम्प्लॉइज़ को रिस्पेक्ट मिले, अप्रिसिएशन मिले, फेयर ट्रीटमेंट मिले, तो वो काम ज़्यादा कर दें। लेकिन वर्क कल्चर टॉक्सिक होता है। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ये होती है 4 लोगों की जरूरत है तो 2 हायर करो और थोड़ा बहुत पैसा इंसेंटिव के तौर पे दे दो, इफेक्टिवली वो पैसा बचा लेते हैं। और टॉक्सिक वर्क कल्चर को जस्टिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच इन टेक्निकल वर्ड से, और वेरिएबल पे होती है। और कई बार देखो ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, लेकिन ये नहीं खोजा जाता कि स्ट्रेस आखिरकार हो क्यों रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड था वीडिंग आउट डेडवुड, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि जिसको निकाल रहे हैं काम से वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके इमोशन है, उसकी फैमिली सिचुएशन है कुछ। फिर बताया जाता है कि देखो ये यूएस का मॉडल है ज़्यादा काम करना, जबकि यूरोप में अच्छे मॉडल्स हैं, जैसे 35 आवर का हफ्ता होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं एक हफ्ते में। फ्रांस में दूसरी जगहों पे 40 आवर्स का वर्किंग आवर्स होते हैं एक हफ्ते में। और पर कैपिटा इनकम देखो यूएस में ज़्यादा है, इंडिया में बहुत कम है। हमारे देश में लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में, परिवार है, एल्डर्स का ख्याल रखना है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। फिर राइटर बोलते हैं पब्लिक सेक्टर में सिचुएशन अच्छी है, वर्क कल्चर अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी है, यूनियंस होती हैं, पे इनइक्वालिटी कम है, और मिडिल और सीनियर लेवल पे भी लोग ज़्यादा काम करते हैं। टॉक्सिक कल्चर नहीं है कुल मिला के। तो होना ये चाहिए प्राइवेट सेक्टर में न्यू कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए, कोर वैल्यूज़ को अफर्म किया जाए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, बोर्ड जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वर्क कल्चर को इंप्रूव करने की, वो लोअर लेवल पे एम्प्लॉई से बात करें, ये सब चीज़ें। फिर हमने ये कमला हैरिस वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था
कि कमला हैरिस जैसे ही नॉमिनी बनी ना डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, उनके खिलाफ मीम्स, पर्सनल अटैक्स, उनके करेक्टर को लेके, इंटीग्रिटी को लेके, मैनिपुलेटेड वीडियोस इलोन मस्क के द्वारा भी शेयर की गई, उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई, डेरोगेटरी जोक्स, सेक्सुअलाइज्ड एक्सप्लिसिट मटेरियल उनसे संबंधित शेयर हुआ। और ये सिर्फ कमला हैरिस की बात नहीं है, दूसरी जो वुमेन पॉलिटिशियंस है ना उनके साथ भी ऐसा हुआ, जैसे जॉर्जिया मिलोनी और निकी हेले, इन सब के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो बड़ी जो टेक्निकल कंपनीज ना पूरी तरह से फेल हो गई हैं, ऐसा कंटेंट वो शेयर होने देती हैं, उनका कुछ बिगड़ता ही नहीं, उनके पास में सेफ हार्बर है, वो लाइबल ही नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल के लिए। दिक्कत ये है टेक्नोलॉजी बनाने में ना महिलाएं बहुत कम हैं। देखो शेयर चीज़ें मेल के बारे में भी होती हैं, बट मेल के एक्शन से संबंधित होती है, लेकिन फीमेल पॉलिटिशियन की तो वो सब चीज़ें, बॉडी शैमिंग, उनके करेक्टर पे बात, उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये सब होता है। तो अब ना बड़ी टेक्निकल कंपनीज को समझना चाहिए कि ये सब रोकना उनके लिए लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है, क्योंकि महिलाओं के लिए अनसेफ होता जा रहा है पूरा ये जो डिजिटल स्पेस है। उनको बहुत सारा ट्रेमा का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी महिलाएं डिजिटल स्पेस से चली जाती हैं, अपना अकाउंट वगैरह डिलीट कर देती हैं, ये सब होता है। तो मॉडरेशन टीम्स, रिसर्च टीम्स होनी चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, और टेक्नोलॉजी बनाने में, डिसीजन मेकिंग में महिलाएं होनी चाहिए ताकि उनका पर्सपेक्टिव सामने आए। फिर ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया था अजरबैजान वाला, कॉन्फ्रेंस हो रही है अजरबैजान में, और कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद रहेगा फाइनेंस। इस बार डेवलप कंट्रीज़ कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करेंगे, क्योंकि 2025 तक उन्हें $100 बिलियन हर साल देने थे। ये टारगेट तो जैसा तैसा करके कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन 2025 के बाद वो कैसे मदद करेंगे, इससे संबंधित चीज़ें डिसाइड होंगी। और इसको एक नाम दे दिया गया है NCQG, NCQG यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। फिर देखो राइटर ये बोलते हैं अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकना था ना, तो 2030 आते आते एमिशन 43% कम करना है, लेकिन होगा नहीं। जिस हिसाब से विभिन्न देशों ने कमिटमेंट कर रखी है ना, एमिशन कम होगा सिर्फ 2.6%। कार्बन क्रेडिट वाली जो मार्केट है वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है। डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, इस वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। ये क्वेश्चन है जो आपको अटैम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक बड़ी टेक्निकल कंपनीज के फेलियर से संबंधित भी है। 2 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।